हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्स। सो आज हमारी ये फोर्थ क्लास है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ रिवाइवल, जिसको हम लोग टुडोर एज भी कहते हैं। ओके, सो ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में एज ऑफ रिवाइवल को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, अपनी 3 वीडियोस थी मेरी क्लासेस, उसमें हमने पहले आपका एंग्लो सेक्शन एज को, फिर एंग्लो नॉर्मन एज को और एज ऑफ चौसर को डिस्कस कर चुके हैं हम। ओके, और उन सब में हमने देखा था कि कैसे क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए थे और कैसे हम जो है वो एज ऑफ रिवाइवल की तरफ आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले एज ऑफ चौसर वाली जो मेरी वीडियो है क्लास 3 उसको देखकर आइए, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसे हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अभी रिवॉल्व कर रहा है और हम एज ऑफ रिवाइवल पे आए हैं। ओके, सो तो इससे पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी वीडियो से तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में ही कि आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगा क्या, सो दैट आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, तो हम इस वीडियो में एज ऑफ रिवाइवल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हाउ द एज ऑफ रिवाइवल स्टार्टेड, हम ये देखेंगे कैसे स्टार्ट हुआ, मेजर वर्क क्या थे इस एरा के, इसके अलावा लैंग्वेज किस तरीके से रिवॉल्व हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपका लिटरेचर है, स्टाइल है, थीम क्या है, हाउ द एज एंडेड, कैसे ये एंड हुआ और कैसे आपका जो है नेक्स्ट एज जो है वो स्टार्ट होगी, जो कि एलिजाबेथन एज है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को जो कई बार यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, वन लाइनर। मेरा इस वीडियो में एक ही मोटिव रहता है किसी भी वीडियो को बनाने का, कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको लास्ट में यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दूं, सो दैट आपका पूरा एक रिवीजन हो जाए, सो दैट आपको कुछ एक चीज़ पता चले कि हाँ आज ये चीज़ मैं सीख के गया हूँ इस वीडियो से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, तो एज ऑफ रिवाइवल हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग टुडोर एज भी कहते हैं और आपका लेट मिडिल इंग्लिश एज भी कहते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगी आपको कि एज ऑफ चौसर हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जो है वो एज ऑफ चौसर में आपका मिडिल इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, कैसे जो है वो फ्रेंच और लैटिन जो है वो वीक हो गया, कैसे चौसर ने जो है अलग अलग नरेटिव फॉर्म्स का यूज़ किया, फ्रेम नरेटिव का यूज़ किया अपनी पोइट्री के अंदर। ओके, और कैसे प्रोज, ट्रेवल राइटिंग, ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो लिटरेचर का पार्ट बनी, क्योंकि इससे पहले हमारे लिटरेचर में सिर्फ जो है वो रिलीजन या तो फिर आपके जो है वो कोटली रोमांस वगैरह पे ही बात होती थी। बट फिर हमने देखा कि कैसे मिडिल इंग्लिश जो है वो फेमस बन गई और आपका जो है मिडिल इंग्लिश को चूज किया आपके चौसर ने और उसमें लिखना स्टार्ट किया, और ये एक ब्रिज बनेगा हमारे एज ऑफ एलिजाबेथन एज का और आपके रेनेसा एज का। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे आपके एज ऑफ रिवाइवल को, जो चौसर के बाद का एज है। ओके, तो इसका टाइम पीरियड है 1485 से 1558 तक। 1485 यानी 1400 आपका 1485 में आपका ये जो है वो स्टार्ट होता है और इसके बाद 1558 तक ये चलता है। 1558 में एलिजाबेथ आएंगी और वहाँ से एलिजाबेथन एज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि एज ऑफ रिवाइवल अलग है, टुडोर एज वो थोड़ा सा एक बीच का टाइम पीरियड है, इसके बाद एलिजाबेथ एज स्टार्ट होगा। ओके, तो ये हम आपका बात कर रहे हैं चौसर के बाद और एलिजाबेथ एज के शुरू होने से पहले का जो पीरियड है उसको एज ऑफ रिवाइवल पीरियड कहते हैं। ओके, अब एज ऑफ रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल का मतलब ही होता है किसी भी चीज को रीस्टार्ट करना। ओके, तो जब चौसर की डेथ हुई 1400 में, तो उसके बाद जो है लिटरेचर उस टाइम पे मिडिल इंग्लिश और लिटरेचर बहुत ज़्यादा एक तरीके से पीक पे था चौसर के टाइम पे। पर जब चौसर की डेथ होती है ना, तो उसके बाद का जो पूरा ये टाइम पीरियड है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है। पर जब ये आपका फिर से रिवाइव होता है और टुडोर एज आता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा लिटरेचर पे जो है फिर से एक फोकस स्टार्ट हुआ है, फिर से लिटरेचर पे हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक रिवाइव आया है। समझ गए? मुझे आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब चौसर की डेथ हुई, तो चौसर के डेथ से पहले तक का सब कुछ बहुत सही चल रहा था। इसके अलावा चौसर के टाइम पे तो मिडिल इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया चौसर ने, तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। पर फिर बीच का जो टाइम पीरियड था ना 1400 से लेके 85 तक का, उसमें इतना कुछ लिटरेचर में नहीं हुआ। पर फिर 1485 से जो है आपका फिर से लिटरेचर में एक तरीके से एक स्पार्क देखने को मिलता है और चीज़ें फिर से लिटरेचर की तरफ आपको देखने को मिलेंगी कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर में काम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको ही एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं, यानी एक रीस्टार्ट होना लिटरेचर में। ठीक है, और ये आपका एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले हम बात करें तो एंड ऑफ द वॉर ऑफ रोजेस। तो इससे पहले वॉर ऑफ रोजेस चल रहा था, तो जब वॉर चल रही है तो लिटरेचर पे कैसे ही फोकस होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इससे पहले लिटरेचर इसलिए भी इतना ज़्यादा हल्का पड़ गया था क्योंकि वॉर ऑफ रोजेस चल रहा था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो इंग्लैंड में डिस्ट्रक्शन हो चुका था। तो लिटरेचर पे जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतना ज़्यादा अजीब सा माहौल है वॉर का, तो लिटरेचर तो वैसे भी इस टाइम पे डिक्लाइन होना ही था। ठीक है, तो जब एज आपका एंड होता है ना वॉर ऑफ रोजेस 1485 में, तो वहाँ से फिर से लिटरेचर पे काम होना स्टार्ट होता है। ठीक है, राइज ऑफ टुडोर डायनेस्टी। अब वॉर ऑफ रोजेस खत्म होगा और राइज होगा आपका टुडोर डायनेस्टी का, और हेनरी सेकेंड जो है आपके उनकी डेथ हो जाएगी और हेनरी 7th की डेथ हो जाएगी, और यहाँ पर इंग्लिश रिफॉर्मेशन आएगा, हेनरी 8th आएंगे अब। ओके, तो अब हमको इतना देखना है कि आपका वॉर चल रहा था,
ठीक है। 1400 से लेके 1485 तक वॉर चला, जिसको हमने बोला वॉर ऑफ रोजेस। तो वॉर ऑफ रोजेस के टाइम पे इतना कुछ भी नहीं हुआ लिटरेचर के अंदर, पर जैसे ही 1485 में आपका ये वॉर एंड होता है, वॉर ऑफ रोजेस, तो यहाँ पर हमारे आते हैं रिफॉर्मेशन और किंग बन के आते हैं हेनरी द 8th, और उनके आने के बाद से एज ऑफ रिवाइवल स्टार्ट होता है लिटरेचर में भी और इंग्लैंड में भी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं, यानी कि स्टार्ट, लिटरेचर में एक स्टार्ट आना। ओके, तो ये टाइम को हम लोग टूडोर डायनेस्टी भी कहते हैं, एज ऑफ रिवाइवल। और इस टाइम पे जो डायनेस्टी चल रही थी हेनरी 8th के टाइम पे, उसका नाम था टूडोर डायनेस्टी। ओके, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपका नेशनलिज्म और सेंट्रलाइज जो है वो मोनार्की भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राइज करती है हेनरी 8th के टाइम पे। Why it is called the age of revival? अभी हमने देखा ना why it is called the age of revival, अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लासिक रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ कि इससे पहले तक इंग्लिश बहुत ज़्यादा फेमस था, पर अब यहाँ पे एक रिवाइवल आता है जहाँ पे ग्रीक और रोमन लर्निंग को भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रिवाइवल ऑफ ह्यूमनिज्म, आर्ट, एजुकेशन एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। अब देखो, इससे पहले क्या हो रहा था कि सबसे पहले अगर हम जाएंगे बहुत स्टार्टिंग में जाके हम देखें एंग्लो सेक्शन एज को या एंग्लो नॉर्मन एज को, तो वहाँ पे किंग और ब्रेवरी के बारे में बात हो रहा था। फिर थोड़ा सा सेंट ऑगस्टिन के आने के बाद रिलीजन पे लिटरेचर होना, मतलब लिखना स्टार्ट किया गया। पर फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम जब एज ऑफ चौसर देखते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश आया। तो यहाँ पर इंग्लिश जब आया था तो एज ऑफ चौसर के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हुआ लिटरेचर में, जहाँ पे उन्होंने एवरीडे लाइफ को, सोशलिज्म को, पॉलिटिकल व्यूज़ को, चर्च को, इन सबको वर्क में अपने जो है वो क्या मेंशन किया था और उस पर लिखा था वर्क। अब यहाँ पर यह है कि रिवाइव हुआ फिर से वो सारी चीज़ें, और फिर से लोगों ने ह्यूमनिज्म पे बात करना स्टार्ट किया, आर्ट, एजुकेशन और साइंटिफिक इंक्वायरी यानी साइंस पे फोकस करना स्टार्ट किया, ह्यूमनिज्म पे फोकस करना स्टार्ट किया। इंडिविजुअल जो उनके थॉट्स थे उनको लिखना स्टार्ट करेंगे अब वो लोग लिटरेचर में, और एजुकेशन और आर्ट पे भी बात होगी, ठीक है। तो अभी आपने देखा ना, इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी लिटरेचर के अंदर, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी अभी से, यहाँ से, इस एज से, ठीक है। तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये एज ऑफ रिवाइवल है, जहाँ लिटरेचर हर एस्पेक्ट पे जो है वो आपका रिवाइव करेगा, ठीक है। इंक्रीज इंटरेस्ट इन द डिग्निटी एंड पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब सभी लोग जो है मतलब उनका इंक्रीज, उनका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा, उनकी डिग्निटी, पोटेंशियल, हर तरीके से एक ह्यूमन बींग को जो है जैसा होता है वो लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से यही इस पूरे एज का और उस पूरे पॉइंट का मतलब है। ओके, लिटरेरी फीचर्स क्या थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस टाइम पे जो लिटरेचर लिखा जा रहा था उसमें लिटरेरी फीचर्स क्या थे। इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा आइडियाज, ठीक है। रेनेसा के आइडियाज का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। रेनेसा जो उस टाइम का एरा था, ठीक है, उसका जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था, रीबर्थ, ठीक है। ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो ह्यूमनिज्म पे बात हो रही थी, इंडिविजुअलिज्म पे बात हो रही थी। क्लासिकल थीम एंड माइथोलॉजीज को जो है वो लिटरेचर के अंदर देखा गया कि उस पर लोगों ने लिखा, क्लासिकल थीम्स यूज़ किए और माइथोलॉजीज यूज़ किए। कोटली लव, ठीक है, उस पर लोगों ने फिर से लिखा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन विद द पोएटिक फॉर्म, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इस एज में, बहुत सारे आपके अलग अलग लिटरेरी इनोवेशंस होंगे, ठीक है। सोनेट वगैरह भी आएगा, तो इंग्लैंड में भी बहुत सारे पोएटिक फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, पोएटिक फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। नैरेटिव फ्रेम में लिखने के अलावा भी कई सारे जो है वो पोएटिक फॉर्म्स यहाँ पर क्या होगा, आपका इनोवेट होगा। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल वर्क, और ट्रांसलेट किए जाएंगे कई सारे क्लासिकल वर्क इंग्लिश में। ओके, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, ठीक है, कि अब भाई एज ऑफ रिवाइवल है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ब्रिज बिटवीन द मेडिवल एंड रेनेसा वर्ल्ड। ओके, तो अब आपने देखा था कि ये एक ब्रिज बनेगा, ये आपका एज ऑफ रिवाइवल एक ब्रिज बनेगा, क्योंकि मेडिवल एरा जो कि चौसर का एरा था, उस टाइम पे चौसर लिख रहे थे, और फिर उसके बाद रोजेस ऑफ वॉर हुआ और एक डार्क पीरियड आया था। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर और जो आपका चौसर के जो आइडियाज़ थे, जो उनके वर्क थे, जो उस टाइम के फेमस होने के बाद और ज़्यादा इवॉल्व होने चाहिए थे, लिटरेचर और ज़्यादा फेमस हो जाना चाहिए था उसके बाद, पर वो क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया था। और उसके अलावा फिर रेनेसा का टाइम आने वाला था। तो ये जो एज ऑफ रिवाइवल है, ये कहीं ना कहीं वो मेडिवल एरा को आपके रेनेसा से जोड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो मेडिवल एरा में जो चौसर के आइडियाज़ हैं, पोइट्री हैं, वो रेनेसा एरा में जाएंगे, वहाँ लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस आपके शेक्सपियर पे, एडमंड स्पेंसर पे और अदर जो है पोइट्स पे देखने को मिलेगा रेनेसा में, ठीक है। तो आई होप कि मैंने समझा दिया हो कि मेडिवल और रेनेसा के बीच में कैसे ये एज ऑफ रिवाइवल एक ब्रिज की तरह काम करता है। इंट्रोड्यूस द सोनेट एंड ब्लैंक वर्सेस इनटू द इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो इससे पहले इतने सारे फॉर्म्स नहीं थे, पर सोनेट और ब्लैंक वर्सेस का जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में एंट्री होती है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि किसने किसने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस किया। ओके, प्रिपेयर द वे ऑफ द एलिजाबेथन गोल्डन एज, शेक्सपियर, स्पेंसर, मार्लो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिपेयर करता है एक गोल्डन एज को जो अभी आने वाला है, जो कि है हमारा एलिजाबेथन एज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो गोल्डन एज एक स्टार्ट होने वाला है ना, उसका एक बेस बन रहा है हमारा एज ऑफ रिवाइवल। मेजर आइडिया
ऑफ दिस एज। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मेजर आइडिया क्या है इस एज का। ओके, तो इस एज में ह्यूमनिज्म पे फोकस किया जा रहा था, फोकस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, रीजन, एजुकेशन, इंडिविजुअल पोटेंशियल। ठीक है, मतलब लोगों के डिग्निटी के बारे में, लोगों के सोच के बारे में, उनके एजुकेशन, उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल लर्निंग। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि ग्रीक और क्लासिकल लर्निंग यहाँ पे रिवाइव हुई थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग ग्रीक और रोमन क्लासिकल जो लिटरेचर है, जो थॉट्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे, उससे हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमनिज्म पे फोकस करता है, इसीलिए इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमनिज्म जो है इस एरा में देखा गया, लोगों को बात करते हुए इस चीज़ पे देखा गया। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग का फिर से जो है वो एक तरीके से जन्म हुआ। आपका क्या हुआ कि क्लासिकल जो लर्निंग है, इंटरेस्ट लोगों ने फिर से दिखाया लैटिन, ग्रीक लिटरेचर में, फिलॉसफी में, हिस्ट्री में एंड आपका रियोटिकल्स में। ठीक है, तो आपका रियोटिक्स में, सॉरी, राइटर्स इमिटिएट क्लासिकल मॉडल्स। ठीक है, राइटर्स ने इमिटिएट करना स्टार्ट किया, यानी कि नकल करना स्टार्ट किया क्लासिकल मॉडल्स का। तो नकल करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं जो एक लिटरेचर है वो अब फिर से जो है वो सारे जो अदर क्लासिकल लर्निंग है उसको फिर से रिवाइव कर रहा है, उसको फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर से लिटरेचर में उस चीज़ को जो है वो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में उसको रिवाइव करके लिख रहा है, सो दैट आगे जो है वो चीज़, वो आइडियाज़ और फ्लरिश्ड हों। रेनेसा स्पिरिट। ओके, रेनेसा स्पिरिट इनकरेज द क्यूरियोसिटी, आपका क्रिटिसिज्म, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें एक जो है स्पिरिट थी इस एज की, जहाँ पर लोगों के अंदर एक जिज्ञासा थी, क्रिएटिविटी थी, साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहे थे, और आपका जो है आर्टिस्टिक एक्सीलेंस जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था आपके इस एज के जो है राइटर्स में, इस एज के फिलोसफर्स में और लोगों में। ठीक है, तो ये रेनेसा का स्पिरिट ही है। ओके, जहाँ पे रीबर्थ हो रहा है हर चीज़ का, क्रिएटिविटी का, साइंटिफिक इंक्वायरी का, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का। एक्सपेरिमेंट इन लिटरेचर, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी लिटरेचर में किए गए थे। ठीक है, तो आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन इन लिटरेचर, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश सोनेट, डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्सेस, ग्रोथ ऑफ प्रोज, ड्रामा एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब लिटरेचर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ आपके इंग्लिश सोनेट का। ठीक है, इंग्लिश सोनेट लिखना स्टार्ट हुआ, 14 लाइन की पोएम्स। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्सेस, लोगों ने ब्लैंक वर्सेस को आपके पोइट्री में यूज़ करना स्टार्ट किया। ग्रोथ ऑफ प्रोज, ड्रामा एंड ट्रांसलेशन, यहाँ पे देखा ना, इमिटिएट कर रहे हैं क्लासिकल रोमन्स, ग्रीक के लिटरेचर को, क्लासिकल लर्निंग को। तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन, प्रोज, ड्रामा, ये सारी चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं। इसके अलावा आपका जो है, इसके अलावा क्या इवॉल्व हो रहा है, ब्लैंक वर्सेस एंड आपका जो है इंग्लिश सोनेट। एजुकेशन एंड नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, लर्निंग बिकम अ मीन्स ऑफ द पर्सनल एंड सोशल एडवांसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब एजुकेशन, नॉलेज, ठीक है, साइंटिफिक आपका जो है वो जो एक क्यूरियोसिटी है, उस सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस लोग करने लगे हैं। अब बात करते हैं प्रिंटिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, अब बात करेंगे आपके प्रिंटिंग प्रेस का, कैसे जो प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड स्प्रेड बुक्स, लिटरेरी एंड रेनेसा आइडियाज अक्रॉस इंग्लैंड। अब यहाँ पर एक होता है प्रिंटिंग प्रेस का भाई एंट्री होती है, और ये बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक लोग ओरल ट्रेडिशन का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, बुक्स वगैरह थी, बट अब क्या है, प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से बहुत ईजी हो गया था कि जो है वो बुक वगैरह जो है वो अदर जो है वो इंग्लैंड के अक्रॉस अदर कंट्रीज़ में भी जो है वो स्प्रेड होने लगी, जिससे क्या हुआ, लिटरेचर को एक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इवॉल्व हुआ लिटरेचर। ओके, तो प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। लिटरेरी इनोवेशन की बात करेंगे तो पेट्रियार्कल सोनेट जो है वो आपका जो है वो इस टाइम पे आया, जो कि आपका सर थॉमस यार्ड जो है उन्होंने लाए थे, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इटालियन आपका जो पेट्रियार्कन सोनेट था ना, उसको इंग्लिश में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देखिए, पेट्रियार्कन सोनेट्स को जो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ना, वो हैं आपके थॉमस यार्ड। ओके, फिर आपका बात करते हैं ब्लैंक वर्सेस की। तो ब्लैंक वर्सेस को इन्होंने अर्ल ऑफ सर्ले, जिनको बोलते हैं हेनरी हॉगट, उन्होंने आपका जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट यूज्ड in English, later परफेक्टेड बाय शेक्सपियर एंड मार्लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए ब्लैंक वर्सेस को इन्होंने यहाँ पे इन्वेंट किया था। तो पेट्रियार्कन सोनेट को इंग्लिश में किसने किया है, थॉमस आपके यार्ड ने। इसके अलावा अगर बात करते हैं ब्लैंक वर्सेस को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट, तो वो है आपके अर्ल ऑफ सर्ले। अर्ल ऑफ सर्ले मॉडिफाई द इटालियन सोनेट पैटर्न। ठीक है, इन्होंने मॉडिफाई किया और फिर इंग्लिश में उसको इंट्रोड्यूस किया अपने पोएम्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमनिस्टिक प्रोज, जो कि सर थॉमस मॉरे हैं, उन्होंने लिखा था, यानी कि प्रोज लिखा, एक नॉवल के फॉर्म में प्रोज लिखा, जो कि ये यूटोपिया था, और ये आपके सर थॉमस मॉरे ने लिखा। तो एक तरीके से प्रोज का, ह्यूमनिस्टिक प्रोज का किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, तो वो थे आपके सर थॉमस मॉरे। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, इसके अलावा आपका पोइट्री प्रिंट हुए, इसके अलावा प्रोज में सर थॉमस मॉरे ने यूटोपिया लिखा। इसके अलावा अर्ल ऑफ सर्ले हैं जिन्होंने मॉडिफाई किया इटालियन सोनेट को। इसके अलावा ब्लैंक वर्सेस है जिसको इंट्रोड्यूस किया अर्ल ऑफ सर्ले ने, और इसको मॉडिफाई किया बाद में शेक्सपियर ने। और आपका पेट्रियार्कल सोनेट है जिसको सर थॉमस यार्ड ने आपके इटालियन से इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इनोवेशंस जो है वो इस एज में हो रहे थे।
अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ द मिडिल इंग्लिश टू द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, अभी मिडिल इंग्लिश से एक तरीके से ट्रांजिशन हुआ लैंग्वेज का मॉडर्न जो है इंग्लिश में। ठीक है, वोकैबुलरी जो है वो ज़्यादा एनरिच्ड हो गई बाय द लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच एंड इटालियन। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके ट्रांसलेट किया गया इसको इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वोकैबुलरी जो थी मॉडर्न इंग्लिश की वो एनरिच्ड थी आपका ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन एंड लैटिन लैंग्वेज से। ओके, तो ये एक ट्रांजिशन था जहाँ मिडिल इंग्लिश अब अर्ली मॉडर्न इंग्लिश बन गई थी। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका लैंग्वेज में ये चेंज आया कि पहले जो मिडिल इंग्लिश थी उसको और ज़्यादा एनरिच्ड बनाया गया उसकी वोकैबुलरी को, और अब वो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश बन गई। लिटरेचर ऑफ टुडोर एज। ठीक है, टुडोर एज का जो है वो लिटरेचर अब हम देखेंगे कि क्या क्या मेजर राइटर्स थे और क्या क्या उन्होंने लिखा है। तो अगर हम बात करें पोइट्री में, तो पोइट्री में मेजर पोइट्स जो थे वो थे सर थॉमस याट, हेनरी हॉगर्ट, अर्ल ऑफ सरे जिनको बोलते हैं, इसके अलावा जॉन स्कल्टन। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन क्या था? इंट्रोड्यूस द पेट्रार्कियन सोनेट ऑफ इनटू द इंग्लिश। सरले डेवलप्ड द ब्लैंक वर्सेस लेटर परफेक्टेड बाय एलिजाबेथन ड्रामा। ठीक है, अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज में जो मेजर थे वो थे सर थॉमस मोरे जिन्होंने यूटोपिया लिखा था। इसके अलावा रॉजर थे जिन्होंने आपके द स्कूल मास्टर लिखा था। इसके फीचर्स क्या थे? तो वो था ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के ऊपर था ये। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल राइटिंग थी, रिलीजियस प्रोज था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यूटोपिया की बात करी है, यानी पॉलिटिकल और फिलोसफिकल एक कंट्री कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा द स्कूल मास्टर में आपका ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के बारे में बात करा गया है, और रिलीजियस प्रोज ये लोग लिख रहे थे। अब हम बात करेंगे कि इस टाइम पे जो ड्रामाज लिखे जा रहे थे, प्ले, वो कैसे थे। तो ट्रांजिशन फ्रॉम मोरालिटी प्ले टू इंटरल्यूड्स टू द रेनेसा ड्रामा। ठीक है, तो अभी तक मोरालिटी प्लेज लिखे जा रहे थे, अब जो है इंटरल्यूड्स और रेनेसा ड्रामा पे कहीं ना कहीं ट्रांजिशन हो चुका है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करेंगे जो इस टाइम पे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 1485 आता है। 1400 में आपके चौसर की डेथ होती है और 1485 में आपका टुडोर डायनेस्टी आती है। तो ये क्या बात याद रखिएगा। 1476 में आपका प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश होता है इन इंग्लैंड बाय विलियम कैस्टन। ठीक है, तो आपका ये याद रखना है कि 1476 वो मतलब ईयर है जिसमें आपका प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में इस्टेब्लिश होता है। ये ईयर पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। 1535 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आती है। इसके अलावा इंग्लिश रिफॉर्मेशन होता है। रेनेसा आइडिया जो है स्प्रेड होता है अक्रॉस इंग्लैंड। ओके, तो ये याद रखिएगा कि टुडोर डायनेस्टी या एज ऑफ रिवाइवल कब स्टार्ट हुआ। इसके अलावा ये कि प्रिंटिंग प्रेस कब आई। एंड ऑफ द एज, कैसे एंड हुआ ये एज? तो एंड इन 1558। ठीक है, 1558 में ये जो एज है वो एंड हुई, जिसमें आपकी विद द डेथ ऑफ मैरी फर्स्ट। मैरी फर्स्ट जो थी उनकी डेथ के बाद जो है ये एज एंड हो गया, और यहाँ 1558 के बाद अब आपकी एलिजाबेथ यहाँ की इंग्लैंड की क्वीन बनेंगी और एलिजाबेथन एरा स्टार्ट होगा, फॉलोड बाय आपका एलिजाबेथन एरा 1558 टू 1603। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि आपका टुडोर डायनेस्टी कब एंड हुई? जब मैरी फर्स्ट का डेथ हुआ है। ठीक है, और 1558 में, और एलिजाबेथन आई हैं आपके थ्रोन पे, तो आपका जो है ये एज जो है वो एंड हो गया और एलिजाबेथन एज स्टार्ट हो गया। ओके, सो नाउ अब हम जो है क्विक रिवीजन करेंगे टुडोर एज का और एज ऑफ रिवाइवल का, जिससे हमें समझ आ जाए कि पॉइंटर्स में कैसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। सो चलिए, यूजीसी नेट में ये जो टुडोर एज से क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो एक पॉइंटर मैंने इसलिए बनाया है सो दैट आपको सब कुछ एक बार रिवीजन हो जाए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं। ओके, सो 1800 आपका 1485 से 1558 तक टुडोर एज रहता है। हेनरी सेवेंथ जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ह्यूमनिज्म इसका सेंट्रल आइडिया है, तो ह्यूमनिज्म जो है वो टुडोर एज का और एज ऑफ रिवाइवल का सेंट्रल आइडिया है। इसके अलावा विलियम कैक्सटन जो है उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया था आपके इंग्लैंड में, वो भी 1476 में। अब हम बात करेंगे कि लिटरेरी इनोवेशंस कौन कौन से हुए इस एज में। ठीक है, तो एज ऑफ रिवाइवल के टाइम पे आपका पेट्रियार्कन सोनेट जो है वो था सर थॉमस यार्ड जो है वो लेकर आए थे इंग्लैंड में। ब्लैंक वर्सेस को जो है इंट्रोड्यूस किया आपके अर्ल ऑफ सरले ने। उसके बाद आपका इंग्लिश सोनेट जो है वो पैटर्न जो है उसको लेकर आए अर्ल ऑफ सरले ही। ठीक है, इसके अलावा इंटरल्यूड जो है वो जॉन हेवुड लेकर आए थे ड्रामा में। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड फैक्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल आइडिया ह्यूमनिज्म था आपका, जो है वो डेवलपमेंट जो है वो इंग्लिश रेनेसा का एक डेवलप आपका मूवमेंट था ये। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज क्या थी? तो अर्ली मॉडर्न लैंग्वेज थी, जहाँ पर आपको एनरिच्ड मिलेगी वोकैबुलरी, सारे ही फ्रेंच, ग्रीक, रोमन, हर तरीके की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के बाद मिडिल इंग्लिश से हम लोग अर्ली मॉडर्न इंग्लिश वाले लैंग्वेज में आ गए थे। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस आई थी। ठीक है, जो कि 1476 में आई थी। ट्रांजिशन हुआ था मेडिवल से रेनेसा का, ट्रांजिशन भी इसी एज में हुआ था। क्लासिकल इन्फ्लुएंस ग्रीक और रोमन लिटरेचर का। ठीक है, क्लासिकल लर्निंग जो है वो रिवाइव हुई थी ना, तो ग्रीक और रोमन लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस टाइम पे। मेजर थीम जैसे कि ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म एंड कोर्टली लव बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टुडोर एज और एज ऑफ रिवाइवल के टाइम पे फेमस था। ओके, सो ये हैं कुछ पॉइंटर्स जो मैंने डिस्कस किए, कुछ वर्क जो मैंने आपको बताए, और इसके अलावा पूरा जो एक टुडोर एज और एज ऑफ रिवाइवल का जो भी समरी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्क आपके दे दिए हैं जिसकी लिस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने डिस्कस भी किया अच्छे से, ऊपर आपको बताया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप देख लीजिएगा।
ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो और थैंक यू सो मच कि आपने इसको देखा और एंड तक आपने उसको देखा और समझा होगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ टूडोर एज और एज ऑफ रिवाइवल के बारे में। और ये इस वीडियो के बाद हम लेकर आएंगे एलिजाबेथन एज को और उसको भी हम डिटेल में ऐसे ही डिस्कस करेंगे, उसके भी हम ऐसे ही पॉइंटर्स करेंगे, लास्ट में BYQs करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।